अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ज्ञान सुधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के जो हम लोग क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं उसकी सीरीज़ में आज ये चौथी कड़ी है। आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सन 2017 के पेपर्स। सन 2017 में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसकी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसे थे क्वेश्चंस, उन सब को हम आज डिस्कस करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सही तरीके से उनके ऑप्शंस गेस कर सकें, क्या तरीके होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डेट आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड और एडिशनल जानकारी भी मैं आपको दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। As you can see, the first question is, which one of the following is the correct translation of Henry Fayol's book Administration and Industrial et Generale? निम्नलिखित में से हेनरी फेयोल की जो किताब है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरले का सही रूपांतरण क्या है, उसका सही ट्रांसलेशन क्या है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अनदर इज़ जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज़ जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, और डी है इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि हेनरी फेयोल एक फ्रेंच कोल माइन इंजीनियर थे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरेटिशियन। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हेनरी फेयोल की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, यानी उनका जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत था, उसने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिज़नेस मैनेजमेंट को एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान किया था। उन्होंने अपने समय में आधुनिक प्रबंधन की अवधारणाओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था। हेनरी फेयोल के बारे में हम आगे और थोड़ी सी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि डेट ही वॉज़ अ फ्रेंच कोल माइन, तो अब आप अपार्ट फ्रॉम डेट इंफॉर्मेशन, आप जो बुक दी हुई है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरले, इसकी भाषा से समझ में आता है कि ये एक फ्रेंच बुक थी। सो ओरिजिनली इट वाज अ फ्रेंच बुक जिसका बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। चारों ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी अलग से कह रहा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जबकि यदि हम ऊपर देखें तो उसका इससे सही रूपांतरण मैच नहीं होता है। दो इट्स नॉट अ वेरी बिग गेस, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द राइट ट्रांसलेशन जिसमें इन्होंने अपनी नई किताब बाद में इंग्लिश में लिखी थी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसमें कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो आपको एक्सप्लेन किया जाए, इट वॉज जस्ट हिज बुक। अपार्ट फ्रॉम डेट जो मैंने आपको अभी बेटा नॉलेज दी कि हेनरी फेयोल हु ही वाज, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि बेसिकली जो इन्होंने ये बुक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरले, इट वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ 1916 आर्टिकल, यानी 1916 में ये आर्टिकल लिखा गया था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जिस पे एक कोई क्वेश्चन भी बन सकता है, डेट इज़ दैट हेनरी फेयोल इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट आफ्टर हिज बुक नेम्ड जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जो फ्रेंच आर्टिकल था वो लिखा गया था 1916 में, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, जो बुक निकाली गई थी, डेट वाज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949। तो दिस इज़ एन एडिशनल नॉलेज फॉर यू डेट हेनरी फेयोल इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, एंड यू मे गेट डिफरेंट ऑप्शंस। सो द राइट आंसर विल बी हेनरी फेयोल। Apart from that, in this work, Fayol presented his theory of management, which is also known as Fayolism, जिसको हम Fayolism के नाम से भी जानते हैं। He is also regarded as one of the earlier fathers of human relation movements, and apart from that, he is the founder of 14 principles of management
एंड 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पे क्वेश्चन बन सकता है हु गेव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या हु गेव द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो द आंसर इज हेनरी फेयर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था द एसे एंटाइटल्ड द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स was authored by हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वॉल्डो, एफ.सी. मोशर और रॉबर्ट डहाल। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा इस बार यानी 2017 का जो ट्रेंड था वो आप देखेंगे कि हमारे पहले 2 क्वेश्चन ही बुक से रिलेटेड हैं, जबकि 2016 के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इस टॉपिक पे, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से आए थे। जबकि हम पा रहे हैं कि 2017 में जो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है, हालांकि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ही है, बट स्टिल वी कैन मेक इट आउट कि बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। एक टॉपिक से ही 2 क्वेश्चन आने मायने रखते हैं। सो यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट। You should be thorough with your authors and their publications or books, whatever you want to. ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि यदि हम ये देखते हैं कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास की बात करते हैं तो किस क्रम में हम इन्हें पाते हैं कि पहले ड्वाइट वॉल्डो आए, कि साइमन आए, कि मॉशर आए या रॉबर्ट डहाल आए। वी ऑल नो एज आई टोल्ड यू कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ड्वाइट वॉल्डो और साइमन हमारे अर्लियर थिंकर्स में से हैं और रॉबर्ट डहाल हमारे थोड़ा जो लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड हैं। बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू कि जो हमारे ये ऑथर्स हम लोग को दे रखे हैं इनके क्या क्या पब्लिकेशंस हैं। सो इट विल बी अ क्विक रिविजन फॉर यू। अनदर थिंग विल बी इट विल बी हेल्पफुल इन फॉर यू अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बुक्स ऑथर्स और बुक्स से रिलेटेड। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि ड्वाइट वॉल्डो की कौन कौन सी किताबें थीं। ड्वाइट वॉल्डो की बहुत सी किताबें थीं जिसमें से जो उनकी जो 5 पब्लिकेशंस जो बहुत ही फेमस रहे हैं, जिनसे उनकी पहचान हुई है, उसमें से सबसे पहली किताब थी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड द अनदर वन वाज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ड्वाइट वॉल्डो ने एक और किताब लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अनदर वाज द एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस। ये और जो तीसरी किताब थी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों किताबें एक सी ही, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, द टाइटल इज़ डिफरेंट। बाकी जो पहली 2 किताबें हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इट इज़ अनदर वन ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ ड्वाइट वॉल्डो और जो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी एक उनकी फेमस किताब थी। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स जो थे उसमें भी क्वेश्चन आया था। अगर हम एफ.सी. मोशर की बात करते हैं तो उनकी 2 मुख्य किताबें थीं। एक थी डेमोक्रेसी ऑफ पब्लिक सर्विस, जिसको कई बार हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी भी कई बार लिखा हुआ आता है। सो इट्स बेटर यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। दोनों एक ही नाम से आप समझ सकते हैं इनको। कई जगह मैंने इसको गूगल पे भी सर्च किया है तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ आती हैं, डेमोक्रेसी एंड द पब्लिक सर्विस। और ब्रैकेट में अगर ये यदि लिखा हुआ है या अलग से भी आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी किसने लिखी है तो इट इज़ एफ.सी. मोशर। इनकी दूसरी किताब थी बेसिक लिटरेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम हर्बर्ट साइमन की बात करते हैं तो इनकी 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताबें थी। सबसे पहली थी द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अनदर पब्लिकेशंस एंड बुक्स which was written by Herbert Simon was Fundamental Research in Administration, Human Problem Solving और उनकी एक किताब थी Organization। इसके अलावा भी हर्बर्ट साइमन की बहुत सारी किताबें थी। ये मैंने आपको 5 मुख्य किताबें आपकी बताई हैं। आगे भी यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वी विल डिस्कस सम अदर बुक्स ऑल्सो। नाउ लुकिंग इनटू दिस यू कैन पॉइंट आउट कि हर्बर्ट साइमन, एफ.सी. मोशर और ड्वाइट वॉल्डो ने
जो हम किताब डिस्कस कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द 3 प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने नहीं लिखी है, ये किताब लिखी है रॉबर्ट डहाल ने। सो द राइट ऑप्शन इज़ डी, रॉबर्ट डहाल। रॉबर्ट डहाल ने जो अपनी किताब लिखी थी वो लिखी थी 1947 में। एंड इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जब हम ये बुक का यदि आप नाम देखते हैं द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स उन्होंने नोटिफाई करी थी वो थी वैल्यूज़, बिहेवियर एंड कल्चर। रॉबर्ट डहाल ने बताया था कि लोक प्रशासन के सिद्धांत की खोज में 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा वैल्यूज़ यानी मूल्य। उनका मानना था कि विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रबंध में मूल्यों का बाहुल्य होता है यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बाधा यह थी कि मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिनसे प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आती है। तो बिहेवियर पे उन्होंने कहा था कि उनके व्यक्तित्व पे, उनके व्यवहार का बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में तीसरी जो एक बाधा है वो है सामाजिक ढांचा, कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सामाजिक ढांचा जिसके अंतर्गत अपने आप जो लोक प्रशासन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो काम करने का ढंग होता है, चाहे व्यक्ति की बात करें या फिर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, वो उनके सामाजिक ढांचे, उनके एनवायरनमेंट, उनके कल्चर से काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट होता है और उससे इफ़ेक्ट भी होता है। तो उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन का जो ये दौर चल रहा है उसमें 3 मुख्य चुनौतियां हैं उसको एक विज्ञान के रूप में मानने के लिए। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि जब हम लोक प्रशासन के विकास की बात करते हैं तो जो लोक प्रशासन का तीसरा चरण था, जिसको चुनौतियों का चरण हम कहते हैं, उस समय की किताब लिखी गई थी और उसी समय ये मुद्दा सामने आया था कि वास्तव में लोक प्रशासन को एक विज्ञान मानना भी चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था डेट हु वाज द ऑथर ऑफ द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, तो उनका आंसर है रॉबर्ट डहाल। उन्होंने किताब लिखी थी 1947 में। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग said that the movement of new public administration is a part of rebellion of youth and the culture of non-Marxism left। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक पहला क्वेश्चन आया है ये, जबकि पिछले साल 2016 की यदि हम बात करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आए थे। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक ऐसा है कि नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन या मिनो बुक कॉन्फ्रेंस, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ना छोड़ें। सो नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, दूसरा है ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मेरिनी और आर.टी. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ आर.टी. गोलमेल्स्की। जब हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये चारों ही नाम नवीन लोक प्रशासन से संबंधित हैं। ड्वाइट वॉल्डो जो प्रथम चरण था नवीन लोक प्रशासन का, या जो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस की यदि हम बात करते हैं तो ड्वाइट वॉल्डो उससे संबंधित हैं। और बाकी के जो ये हमारे ऑथर्स दे रखे हैं फ्रेडरिक्सन और मेरिनी, ये सब भी हमारे उसी से संबंधित हैं। यदि आप गौर करेंगे तो जो 1968 में जो फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद एक किताब निकाली गई थी और वो किताब थी टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो बुक पर्सपेक्टिव, जो कि 1971 में आई थी और फ्रैंक मेरिनी ने ये किताब लिखी थी। तो यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं ये देखने के लिए तो हम ये पाते हैं कि ड्वाइट वॉल्डो ने जब इसकी अध्यक्षता करी थी मिनो बुक कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस के क्या आउटकम्स थे, उसमें क्या डिस्कशन वगैरह हुआ था, उससे संबंधित जो किताब निकाली थी वो निकाली थी फ्रैंक मेरिनी ने। जबकि जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने 1980 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक किताब निकाली थी। और यदि हम आर.टी. गोलमेल्स्की की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि भाई
मतलब लिटरली ही डिस्क्राइब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द रेडिकलिज्म इन द वर्ड्स एंड स्टेटस को इन द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट ही कंसिडर्ड, मतलब नवीन लोक प्रशासन को उन्होंने क्या समझा, ही कंसिडर्ड इट एज अ टेम्परेरी एंड अ ट्रांजेक्शनल फिनोमिना। तो इसका जो सही आंसर यदि हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे तो डेट इज़ द ऑप्शन बी, ड्वाइट वॉल्डो। ड्वाइट वॉल्डो ने ये कहा था कि जो नवीन लोक प्रशासन है, देखिए जो 3 सम्मेलन हुए थे मीनो बुक कॉन्फ्रेंस के, पहले चरण में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोगों ने बात करी थी। दूसरा जो चरण था वहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात छिड़ गई थी, और जो तीसरा चरण था यानी जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2008 में, वहाँ पर हम लोग नेटवर्क गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो ये जो नीचे के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उससे सीधा सीधा क्लियर होता है कि इट इज़ ड्वाइट वॉल्डो जिन्होंने सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में उसकी अध्यक्षता करी थी। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, ड्वाइट वॉल्डो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दोबारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या ट्रेडिशनल थ्योरी से रिलेटेड है। द क्वेश्चन सेज मार्केट ड्राइवन न्यू मैनरलिज्म कैन रन सेल्फ गवर्नेंस एज इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ हैप्पी कंज्यूमर्स रादर देन इन्वॉल्व सिटीजन्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नवीन लोक प्रबंधन, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी। यदि हम ऑप्शंस पे देखें तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो 1968 में जब मीनो बुक कॉन्फ्रेंस हुई थी और ड्वाइट वॉल्डो ने इसकी अध्यक्षता करी थी, तब जो राजनीतिक और लोक प्रशासन के द्वैतवाद पर चर्चा चल रही थी और लोक प्रशासन को एक विषय में अधिक मान्यता या रिकग्निशन की बात चल रही थी। जबकि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ने ये देखा है या वी ऑल नो कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम केवल थ्योरीज़ की, नियम कानूनों की या प्रक्रिया की बात करते हैं। व्यक्ति की बात या फिर मानवीय तत्व का उसमें कहीं पे भी कोई भी अंश हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम ऊपर ये लिखा हुआ है कि डेट इट इज़ मार्केट ड्राइवन या हैप्पी कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं विच इन्वॉल्व सिटीजन्स, तो इट मीन्स मानवीय तत्व की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरू का जो हमारा लोक प्रशासन था उससे संबंधित नहीं है। जबकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में डेफिनेटली एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने पिछले भी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब भी हमने चर्चा करी थी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड था फ्लेक्सिबिलिटी से, डिसेंट्रलाइजेशन से, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन से और सिटीज़न सेंट्रिक था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मार्केट ड्राइवन न्यू मैनेजरलिज्म कैन रन सेल्फ गवर्नेंस एज इट इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड द आइडियाज़ ऑफ हैप्पी कंज्यूमर्स। जब हम बात कर रहे हैं हैप्पी कंज्यूमर्स की और सिटीज़न की, तो इट वाज रिलेटेड टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखिए, आप जब भी कभी किसी ऑप्शन को टिक करते हैं उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके क्या डेफिनेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शंस जो दे रखे हैं, यदि हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या थीम थी, उसका क्या रोल था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसकी क्या थीम थी, एंड सो इट गोज़ ऑन। तो यदि इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और क्वेश्चन को और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सम क्लूज, जिसके लिए आपको ईजी हो जाएगा सही ऑप्शंस टिक करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दोबारा एक बार आपके सुविधा के लिए मैं बता देती हूँ कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इट वाज मोर रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मिनिमम गवर्नमेंट, न्यू डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं। और इसका जो
मेन ये था कि इसका जो पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं वो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ आ रहा था. सो another one more point for you for regarding new public management was that new public management makes citizen friendly administration, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, from rigid hierarchical disciplined bureaucratic administration. इन 3 चीज़ों की जब हम बात करते हैं, रिजिडिटी की, हायरार्की की और डिसिप्लिन ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें जो थी ये थी जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें अधिक रिफ्लेक्ट होती थी, जबकि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इट वाज मोर रिलेटेड टू सिटीज़न फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन. सो द क्वेश्चन आपके लिए दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, रादर आई डोंट नीड टू रिपीट. द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ऑप्शंस आर देयर. सो द राइट आंसर इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट.